देखिए, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंक और आतंकियों के साथ रहा है और उसकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनका हमेशा से आतंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि कांग्रेस में महाराष्ट्र की जो सरकार थी उसके मंत्री असलम शेख, उन्होंने याकूब मेमन की सजा को कम करने के लिए पैरवी की थी? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब 26/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला हुआ तो ऐसे इस्लामिक पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जिहाद को उसका पर्दाफाश करने के बदले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इसका दोष हिंदुओं पर और आरएसएस पर डालने का कुत्सित प्रयास किया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि किस प्रकार से यासीन मलिक, जो कि एक आतंकी घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में दावत दी गई थी? क्या ये हकीकत नहीं है कि किस प्रकार से हर 2 या 3 हफ्ते में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो कभी बेंगलुरु में ब्लास्ट, हैदराबाद में ब्लास्ट, पूना में ब्लास्ट, मुंबई में ब्लास्ट, दिल्ली में 2 बार ब्लास्ट, इस प्रकार से हर छोटे बड़े शहर में ब्लास्ट हुआ करते थे। और आज अगर आप देखें तो लगभग इस प्रकार के बड़े हमले, 26/11 जैसे हमले रुक चुके हैं। जिस प्रकार से नक्सली आतंकी पर नकेल कसी गई है, जिस प्रकार से आज पत्थरबाजी भी जो है वो 90% से कम हो चुकी है, तो आज जब कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैयालाल जी की हत्या को लेकर जवाब नहीं है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों कन्हैयालाल जी की उदयपुर में हत्या हुई, क्यों उन्होंने जब पुलिस से सुरक्षा मांगी तो उनको सुरक्षा नहीं दी गई, क्यों जब उनकी हत्या से 1 हफ्ते पहले उदयपुर में ही लगभग उनके दुकान से 2 किलोमीटर दूर सर तन से जुदा वाली रैली के नारे लगे और उस समय पर भी राजस्थान की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र में भी जब अमरावती की घटना घटी तो वहां की सरकार, जो एमवीए की सरकार थी, उन्होंने ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई करने के बदले, एनआईए या एटीएस को जांच सौंपने के बदले उसको चोरी का मामला बताने की कोशिश की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का लार्जर एजेंडा हमेशा आतंकी, रेडिकल एलिमेंट्स और दंगाइयों को बचाने का रहता है। अभी तक राजस्थान की सरकार करौली के मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। जब भी कोई आतंकी घटना होती है, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो याकूब मेमन हो, ऐसे लोगों की पैरवी करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस और आतंक का बहुत पुराना रिश्ता है और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ। सर, एक सवाल समाजवादी पार्टी पर है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इमेच्योर पॉलिटिशियन है। देखिए, 2014, 2017, 2019 और 2022 और फिर उसके बाद 2022 में जो बाईपोल के चुनाव हुए रामपुर और आजमगढ़ में, सभी जगह अविश्वास प्रस्ताव जनता ने अखिलेश यादव जी के खिलाफ पारित कर दिया है। और अब बची कुची कसर, कभी ओपी राजभर जो उनके सहयोगी है वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो नॉन सीरियस है, वो जनता के मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरते नहीं है, एयर कंडीशन नेता है, वेकेशन नेता है। और अब जनता और सहयोगियों के बाद तो ऐसा लगता है कि परिवार के सदस्य भी उनके खिलाफ अविश्वास मत प्रकट कर रहे हैं। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति केवल और केवल जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद की राजनीति करता है। हम स्वागत करते हैं जो भी लोग द्रौपदी मुर्मू जी के ऐतिहासिक नामांकन का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं, परंतु ये अखिलेश यादव जी के खिलाफ जनता और उनके सहयोगी दल के बाद उनके परिवार की तरफ से अविश्वास मत प्रकट किया गया है। सर, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कश्मीर के मुद्दे सुलझाने की कोशिश करेंगे। कितनी विडंबना की बात है कि जिन्होंने 60-65 वर्ष तक कश्मीर की समस्या को बड़ा करके उसे पनपाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, अर्थात जिन्होंने परिवारवाद और अलगाववाद और आतंकवाद के प्रति नर्म राजनीति का 60-65 वर्ष तक ऐसा खेल चलाया जिसकी वजह से कश्मीर की समस्या और भी उलझती गई, आज उनके बीच बैठकर जिन लोगों ने कहा कि 370 को फिर से बहाल करने के लिए हम चीन की मदद लेंगे, जिन्होंने कहा 370 पैते से हटा तो हम तिरंगा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं, जिन्होंने बार बार बुरहान वानी से लेकर आतंकियों की पैरवी की, उनका जायजीकरण किया, पत्थरबाजों को
मासूम बच्चा बताया और जो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं उनके बीच बैठकर यशवंत सिन्हा ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कोई ज़्यादा विडंबना और हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कि जिन्होंने इस समस्या को पैदा किया, जो इस समस्या की जननी है, उन्हीं के बीच बैठकर वो इस समस्या का निदान पाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर एक सवाल गोल्ड स्मगलिंग केस पर है। एक्यूज कह रहे हैं कि केरला चीफ मिनिस्टर जो है हरासमेंट कर रहे हैं। गोल्ड स्मगलिंग केस जो है केरल का, उस पर गोल्डन साइलेंस कैसे बना रहे, इसके लिए हर वो प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है, चाहे वो लोगों को प्रताड़ित करना हो, चाहे वो सबूत मिटाना हो, सबूत दबाना हो और सच को दबाना हो। आज जो आरोप केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगे हैं, और वो भी 164 के बयान के तहत लगे हैं कि कैसे बिरयानी की हांडियों में सोना ले जाया जा रहा था उनके घर में, ये गोल्ड प्लेटेड स्कैम है। और ये केवल स्कैम ही नहीं, ये चंद कौड़ियों के लिए, कुछ गोल्ड के सिक्कों के लिए देश के साथ और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो ऐसे मुद्दे पर जहां पर इस्तीफा होना चाहिए और जांच होने के लिए ये ज़रूरी है कि केरल के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे, वहां पर वो सच की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अगर कोई भी नैतिकता बाकी है वाम दलों में, तो उन्हें मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच होनी देनी चाहिए।